नमस्कार। आज के इस खास और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हम चलने वाले हैं राजस्थान की एक टाइम ट्रैवल यात्रा पर। हम बात करेंगे उन प्राचीन सभ्यताओं की जिनके सबसे बड़े और शानदार रहस्य आज भी हमें हैरान कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इतिहास के इन पन्नों में गोता लगाते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि राजस्थान मतलब सिर्फ आलीशान किले और रेगिस्तान, राइट? लेकिन नहीं, इस रेत के नीचे हजारों साल पुरानी सभ्यताओं के ऐसे अनसुलझे रहस्य दबे हैं जो पूरी दुनिया को चौंका सकते हैं। भारत की सबसे पुरानी खेती के प्रमाण हो या फिर एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का खजाना, ये सब यही मौजूद है। तो चलिए इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। आज के हमारे सफर के 5 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, नगरी और बागोर। दूसरा, प्राचीन टाटा नगर यानी रेड। फिर हम चलेंगे रंग महल और पीली बंगा। चौथा पड़ाव होगा बैराठ। और आखिर में अशोक के शिलालेख और ऐतिहासिक पहाड़ियां। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नगरी और बागोर की, जहां से हमें मिलते हैं सबसे पुराने साक्ष्य। इतिहास को सही से समझने के लिए ना उसे आज के भूगोल से जोड़ना बहुत जरूरी है। देखिए, जो प्राचीन नगरी है वो आज के चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च नदी के किनारे स्थित है। इसे 1904 में डॉक्टर D.R. भंडारकर ने खोजा था। और बागोर ये आपको मिलेगा भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे, जिसे डॉक्टर V.N. मिश्रा ने खोज निकाला था। आपको जानकर हैरानी होगी कि नगरी कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी। इसका जिक्र तो महान प्राचीन विद्वान पाणिनि ने भी किया था। यहां 2री शताब्दी ईसा पूर्व का एक वैष्णव मंदिर मिला है। सोचिए, इसे राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। और हां, यहीं से घोसुंडी शिलालेख भी मिला था, जिसे सबसे पहले डॉक्टर भंडारकर ने ही पढ़ा था। अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक अचीवमेंट है ये। अब बागोर की बात करें तो यहां एक बहुत ही दिलचस्प नाम सामने आता है, महासतियों का टीला। दरअसल बागोर में जिस पुरातात्विक टीले की खुदाई हुई ना, उसे ही ये नाम दिया गया। लेकिन यहां कंफ्यूज मत होइएगा, ये मेवाड़ के गुहिल और सिसोदिया वंश वाले शाही श्मशान स्थल से बिल्कुल अलग है। उसे सिर्फ महासतिया कहा जाता है। बागौर का ऐतिहासिक महत्व सच में बहुत विशाल है। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में खेती यानी कृषि और पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ मध्य पाषाण काल के पत्थरों वाले औजार भी मिले हैं। इसीलिए तो इतिहासकार बागौर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं। है ना कमाल की बात? खैर, अब हम अपनी यात्रा के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, रेड, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था, जो लोहे और सिक्कों का एक बहुत बड़ा केंद्र था। 3075। अब आप सोचेंगे ये कैसी संख्या है? दरअसल रेड में खुदाई के दौरान 3075 चांदी की आहत मुद्राएं, जिन्हें हम पंचमार्क सिक्के कहते हैं, मिली थीं। और पता है, ये एशिया में अब तक का सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार है। बिल्कुल एशिया का सबसे बड़ा। सोच कर देखिए, उस जमाने में यहाँ की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत रही होगी। इतने सारे सिक्कों के अलावा रेड से भारी मात्रा में लोहे का सामान भी मिला है। और इसी विशाल लोहे के भंडार की वजह से ही इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। यहाँ मालव गणराज्य के सिक्कों के साथ साथ बंदर के आकार के बर्तन और यूनानी शासक अप्लोडोटस का एक खंडित सिक्का भी मिला है। ये साफ इशारा करता है कि यहाँ का धातु विज्ञान कितना एडवांस था और इनका विदेशी व्यापार भी जोरों पर था। आप चलते हैं तीसरे खंड की ओर, रंग महल और पीली बंगा के रहस्य। ये वो जगह हैं जहाँ कई संस्कृतियां आपस में मिलती थीं। कला और संस्कृति के नजरिए से देखें तो यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प अंतर दिखाई देता है। ध्यान दीजिए, रेड से जो मिट्टी की मूर्तियां यानी टेराकोटा कलाकृतियां मिली हैं, उन पर मथुरा शैली की गहरी छाप है। लेकिन वहीं रंग महल से मिली मूर्तियों पर गांधार शैली का प्रभाव है। इससे पता चलता है कि उस दौर में अलग अलग क्षेत्रों में कला की अलग अलग शैलियां कितनी खूबसूरती से पनप रही थीं। आपको बता दें कि रंग महल की खुदाई स्वीडन की डॉक्टर हन्ना रिड के निर्देशन में हुई थी, और जो मिला वो सच में चौंकाने वाला था। यहां 3 बिल्कुल अलग अलग युगों की परतें मिली हैं। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती अवशेष। दूसरा, कुषाण काल के कनिष्क प्रथम और तृतीय के सिक्के। और तीसरा, पूर्व गुप्त काल के अवशेष, जहां भारी मात्रा में चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। मतलब ये जगह कई सदियों तक एक बहुत ही जीवंत केंद्र रही थी। वहीं पास ही हनुमानगढ़ की पीली बंगा से 4 बहुत ही खास चीजें सामने आती हैं। पहला, सिंधु सभ्यता के अवशेष।
दूसरा, पानी भरने का एक बहुत ही विशेष आकार का घड़ा। तीसरा, बाबा रामदेव जी का मंदिर। और चौथा, पीपल के पेड़ के प्रमाण। ये चारों चीजें मिलकर हमें उस समय के रोजमर्रा के जीवन और स्थानीय मान्यताओं की एक बहुत ही साफ तस्वीर दिखाती हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे खंड की तरफ, बैराठ यानी मत्स्य जनपद, एक ऐसी जगह जो सीधे महाकाव्यों से जुड़ती है। प्राचीन दुनिया में बैराठ की अहमियत बहुत ज्यादा थी। ये बाणगंगा नदी के किनारे बसा था और प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। आपको पता है, बाणगंगा को ताला नदी या अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। इसका सबसे पहला जिक्र सीधे महाभारत में मिलता है, जो इस बात का पक्का सबूत है कि ये जगह कितनी प्राचीन और महत्वपूर्ण रही होगी। बैराठ में तो जैसे खोजों की झड़ी लग गई थी, जो पूरे 1 सदी तक चली। सबसे पहले 1837 में कैप्टन बर्ट ने अशोक के भाब्रू शिलालेख को खोज निकाला, जिसे 1840 में कलकत्ता भेज दिया गया। इसके बाद 1871 में कार्लाइल को दूसरा शिलालेख मिला और फिर 1936 में दयाराम साहनी ने यहाँ एक बहुत बड़ी खुदाई शुरू की। ये परत दर परत इतिहास के बाहर आने की एक बहुत ही शानदार कहानी है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे प्रभावशाली हिस्से पर, अशोक के शिलालेख और उनसे जुड़ी 3 अहम पहाड़ियां, बीजक की पहाड़ी, भीम डुंगरी और गणेश डुंगरी। तो सबसे पहले बीजक की पहाड़ी की बात करते हैं। यहाँ से जो भाब्रू शिलालेख मिला था ना, उसकी लिपि बहुत ही अनोखी है। इसे बुस्ट्रोफिडॉन कहते हैं। थोड़ा मुश्किल नाम है, पर इसका मतलब बड़ा दिलचस्प है। इसमें एक लाइन दाएं से बाएं लिखी जाती है और ठीक अगली लाइन बाएं से दाएं। ये मौर्यकालीन लेखन कला का एक बेहद जटिल और शानदार नमूना है। अब सवाल ये है कि आखिर इस भाब्रू शिलालेख में लिखा क्या है। इसमें बुद्ध, धम्म और संघ का जिक्र किया गया है। साथ ही गोहत्या पर रोक लगाने की बात भी है। और सबसे बड़ी बात, इसमें सम्राट अशोक को साफ तौर पर मगध का राजा कहा गया है, जो उन्हें स्पष्ट रूप से एक बौद्ध अनुयायी के रूप में स्थापित करता है। पर रुकिए, यहाँ की सबसे बड़ी और विस्मयकारी खोज तो अभी बाकी है। जयपुर के शासक सवाई राम सिंह द्वितीय के समय जब यहाँ खुदाई हुई तो एक सोने का कलश मिला, और ऐतिहासिक साक्ष्यों की माने तो उस कलश में साक्षात गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष थे। जी हाँ, इसके साथ ही इसी बीजक की पहाड़ी पर मिले बौद्ध विहारों को भारत की सबसे शुरुआती मंदिर संरचनाओं में गिना जाता है। अगर हम बीजक की पहाड़ी से थोड़ी दूर भीम डुंगरी की तरफ चलें तो यहाँ इतिहास के साथ साथ हमारी पौराणिक कथाएं भी जुड़ जाती हैं। यहाँ महाभारत काल के सबूत मिलते हैं। जैसे यहाँ एक गड्ढा है जिसे भीमलत कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए चट्टान पर एक जोर की लात मारी थी और उससे ये तालाब बन गया। आज भी ये किंवदंतियां यहाँ के भूगोल में पूरी तरह से रची बसी हैं। पर आखिर इतनी महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ? इस पर पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी की एक बात बहुत दुखद कहानी बयां करती है। उनके अनुसार हूण शासक मेहरकुल ने इस पूरे इलाके पर हमला किया और यहाँ के बौद्ध मंदिरों, स्तूपों और मठों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये इतिहास का एक ऐसा हिंसक मोड़ था जिसने बैराठ की उस शानदार चमक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो देखा आपने, खेती के सबसे पुराने साक्ष्यों से लेकर एशिया के सबसे बड़े सिक्कों के खजाने और सम्राट अशोक के शिलालेखों तक राजस्थान की इस रेत ने हमें अनगिनत बेजोड़ साक्ष्य दिए हैं। और ऐसे में एक बहुत ही विचार उत्तेजक सवाल उठता है कि इस रेत के नीचे और कौन से ऐसे प्राचीन रहस्य हैं जो अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इतिहास कभी भी पूरी तरह से नहीं लिखा जाता। हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए।